हम धीरज तिवारी, मेरा ये दुकान है सर विश्वनाथ मंदिर के पास। मैंने 300 वोट दिलवाए थे बीजेपी को। तो सबसे बुरा हाल है किसानों का। जॉब्स का मतलब पहले इनको समझाना पड़ेगा, पकौड़ा बेचना जॉब नहीं है। 2016 का जो वैकेंसी है क्लियर करना है, क्या मतलब है इसका बस बताइए। यूपी की सिचुएशन सच में जॉब के मामले तो बहुत ज़्यादा खराब है। एक वैकेंसी बता दीजिए कोर्ट में ना जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में पूरी तरीके से फेल हो गए, पूर्ण रूप से वो फेल रहे हैं। हम वही सरकार चाहेंगे जो हमारे हित के बारे में सोचे। योगी जी जब आए थे तो उन्होंने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया। सर आप 7 लाख रोजगार हमको दिखा दीजिए। तो राम रहीम जो कि वो घोषित बलात्कारी हैं, राम रहीम, लेकिन उसे पेरोल पर रिहा किया जाता है, Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। फेल रहे हैं योगी जी किसी भी फ्रंट पे हम देख लें। ये जनता को गुमराह करने का काम किए थे। तो छोटे छोटे कई ठो मंदिर थे, कई ठो ब्राह्मणों का पेट पलता था उस पे। उन्होंने उस मंदिर को तोड़वाया। तो सर कहीं ना कहीं हर चीज़ में वो गलत कर रहे हैं जनता के साथ मोदी जी। देख लीजिए नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ भी तो रोजगार दे रहे हैं मोदी जी। मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता। क्यों छोड़ दी नौकरी? वो लॉकडाउन के कारण मुझे निकाल दिया गया था। और हमारी रोटी खा के आप बुराई करेंगे और हमारे घर में जिंदा रहेंगे, फाड़ दिए जाएंगे आप। भाई जुबान पे लगाम लगाओ। इतनी मोटी मोटी किताबें सावरकर पर, मतलब कि संघ पर महंगी महंगी किताबें भरी जा रही हैं। सब आगे देखते हैं, हमारा देश पीछे देखता है। इसमें सावरकर को अंग्रेजों ने पकड़ा, इतना पीटा हालत खराब हो गई। इस बार हम लोग चाहते हैं कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बने। मैं इस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ। यहाँ का छात्र सियासत पर बारीक पकड़ रखता है। यूपी चुनाव चल रहा है, इन छात्रों के मुद्दे जानेंगे। एजुकेशन, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, इन मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। आप बताइए भाई साहब, चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है इस बार? देखिए मुद्दे तो कई हैं, बट जो पॉलिटिक्स हमारी ना वो सेंटर से हट के किसी और पे डेविएट हो गई है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूपी की, वो तो सबसे बुरा हाल है किसानों का। सबसे पहली चीज़। सेकेंड आते हैं यूथ, उनके पास जॉब नहीं है। और यूपी की जो इकोनॉमी है वो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। एग्रीकल्चर के भरोसे जो हर साल करीब 1 करोड़ युवा यहाँ जॉब के लिए आ रहे हैं पूरे इंडिया में। इसमें मान लीजिए 20-30% यूपी में अगर हो रहे हैं, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए यूपी के पास कोई पॉलिसी नहीं है। कोई पॉलिसी है ही नहीं। बस आप कह दीजिए कि हम अभी डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं। अगर आप सड़क बना रहे हो उससे यूथ को जॉब नहीं मिलने वाली, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर डेवलपमेंट होगा, बट यूथ के लिए जॉब जनरेट नहीं होगी। सबसे पहली चीज़ रोजगार एक बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा होने। लेकिन एक्चुअल में इसमें सिचुएशन क्या है ना, यूथ की पॉपुलेशन बहुत नहीं है। मतलब वोटिंग पैटर्न देखिए यूथ का तो उतना नहीं रहेगा। तो बहुत मुझे सेंटर, आप मैनिफेस्टो पढ़िए, किसी में बस कह दिया गया 10 लाख नौकरियां देंगे। उसका ट्रैक कैसे होगा, क्या होगा? अभी जो सरकार रोड मैप तैयार नहीं, कुछ भी नहीं। अभी ये सरकार जो आई थी उसने भी कहा चुनावी बात, बस वादे। जॉब्स का मतलब पहले इनको समझाना पड़ेगा, पकौड़ा बेचना जॉब नहीं है। जॉब का मतलब होता है आपको पर मंथ एक सिक्योर इनकम मिले, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपकी जॉब की गारंटी हो। तो जॉब की जो डिफिनीशन है उस पर खरा उतरने के बाद जो नौकरी मिले उसको जॉब कहा जाएगा। ये ऑर्गेनाइज तो 5 साल में नहीं दे पाए योगी जी? कहाँ दे पाए? अब 2016 का जो वैकेंसी है क्लियर करना है, क्या मतलब है इसका बस बताइए। हैं अभी वीडियो को वैकेंसी आए थे, 2000 कैंसिल हो गया, क्या करेगा कोई लड़का? है कोई मतलब है? अरे आप हम क्या, इलाहाबाद में शायद एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उसका सेलेक्टेड कैंडिडेट थी वो, और रिजल्ट उन्होंने दे दिया। ज्वाइनिंग के लिए लोग वेट कर रहे थे, फिर एक नोटिफिकेशन आता है, कहता है कि ये वैकेंसी पूरी तरह कैंसिल कर दी गई है। तो मेट्रो का निकला था DMRC का, CRA का वैकेंसी, एग्ज़ाम हो गया। लखनऊ गए थे हम लोग एग्ज़ाम देने, बाद में नोटिस आया एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ना पैसे आया हमारे 500 रुपये, ना कुछ नहीं हुआ। एक नया पैतरा ले आया कि आप ग्रुप सी में 2 टायर एग्जाम करा दीजिए, पेट करा दीजिए, फिर मेंस करा दीजिए, फिर टाइपिंग टेस्ट अगर टाइपिंग के लिए है तो अब उन्होंने किया गया है। हम लोग सितंबर में पेट का पेपर देके बैठे हुए हैं, 99 परसेंटाइल के साथ अब बैठे हुए हैं बच्चे। उसका मेंस कब होगा पता नहीं। अब सितंबर से फेब आ गया, कोई पता नहीं कि कब होगा। बस एक हेल्थ वर्कर्स की वही वैकेंसी निकाली है और एक लेखपाल की लेखपाल का निकाल के वो सो गए हैं। अगर उनकी सरकार आएगी तो लेखपाल ज्वाइन करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। यूपी की सिचुएशन सच में जॉब के मामले तो बहुत ज़्यादा खराब है। सेकेंड, जो आप सबसे पहले तो एग्रीकल्चर पे मैंने बताया कि स्थिति सच में ख़राब है। बेचारे गांव में तो चने लगा रहे हैं, चने गाय चढ़ जा रहे हैं। तो जो गौशाला का मैनेजमेंट, गाय और सांड का एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये चीज़ें ना, आप शहर में अभी इंट्रो कर रहे हो ना, गाँव में आप जाके देखोगे बहुत बड़ा इशू है। अब एक लोग हमारे यहाँ थे, गेहूँ लगाया था, उनका आधा गेहूँ खत्म हो गया, तो सुबह को पहले गाय खा गई। हाँ, और क्या, चर गई था। अब उसमें देखिए खा गई, मतलब पूरा नहीं खा जाएगी, बीज खा गई तो फर्टिलिटी, उसका जो प्रोडक्शन डाउन हो गया ना। अब किसी तरह बेचारा मेहनत करके कर रहा है, किसी की ज़मीन लेके खेती कर रहा है, चर गए, बात खत्म। तो क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा? योगी जी कह रहे हैं कि इस बार आए तो 60 लाख नौकरियां देंगे। नौकरियां ये सभी चुनावी टाइम बोलते हैं। नौकरी का तो कोई बात नहीं, जितना आप दे रहे हैं कम से कम उसको टाइमली कंप्लीट कराइए, ठीक है। 60 लाख 70 लाख का कोई मतलब नहीं है। और हमारा 2019 का वैकेंसी अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, कोर्ट केस चल रहा है 5 महीने से।
कोई मतलब है? एक वैकेंसी बता दीजिए कोर्ट में ना जाए। आरओ का देख लीजिए, ये भी हुआ है तुम्हारा, एसआई का देख लीजिए, 160 में 158 नंबर, इतने टैलेंटेड लड़के नहीं हो गए हैं। हाँ हम लोग स्टूडेंट हैं तो हम लोग अपना पर्सपेक्टिव देखेंगे तो यहाँ पे अब हम लोग अगर देख रहे हैं तो इसमें स्टूडेंट का बहुत ही लॉस हो रहा है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिले हो रहा है उनका, और वैकेंसी भी कम होती जा रही है। तो ये बहुत मतलब एक बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच नौकरी। ये बहुत दुख योगी सरकार फेल रही नौकरी देने में, है ना? ये क्या? अब ये योगी सरकार तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे हम लोग फेल है नौकरी देने में। हाँ आप बताइए। अभी एक बात बताता हूँ, एक एजेंडा हो गया है, पीएम की बुराई करो, सत्ता में जो है उनकी बुराई करो और लाइमलाइट में आओ। खैर मैं इस बात से भटकाना नहीं चाहता आपको। मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि आपसे आप 10 साल पहले जाइएगा तो प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह थे जो कभी भी किसी भी कल्चरल प्रोग्राम में वो इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन मोदी जी जो हैं वो हर टीचर्स डे के दिन बच्चों से रूबरू होते हैं। इस बात की हम लोग की बड़ी गरिमा है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन एक दुख भी उनसे है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में पूरी तरीके से फेल हो गए, पूर्ण रूप से वो फेल रहे हैं। सर अच्छा काम है मंदिर बनवाना, मस्जिद बनवाना, देश की तरक्की करना, बहुत अच्छा काम है, लेकिन सर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये भी तो ज़रूरी है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीजेपी का थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हुआ है। और ये जो चुनाव है ना सर 2022 वाला, ये सपा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना बीजेपी के लिए। सपा जानती है कि अगर इस बार नहीं आए तो अगले 20 साल तक नहीं आएंगे। अखिलेश का खेल खत्म। अखिलेश का खेल खत्म। हाँ आप सोचते हैं? जी, योगी जी से बेटर अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री हुआ है ना कभी होगा। योगी जी बहुत अच्छे हैं और हमारे देश के लिए। ये कह रहे हैं कि भाई योगी जी ने नौकरी नहीं दी, 5 साल खराब कर दिए, 7 साल हो गए या मोदी को। ये चीज़ को मानते हैं कि नौकरी में कोई दिक्कत है, लेकिन बाकी हमारा देश सुरक्षित है, हमारा स्टेट सुरक्षित है। भाई देश सुरक्षित है, नौकरी नहीं है तो क्या हो गया? एक मिनट, हाँ मैं बता रहा हूँ। अगर देखिए जो पहला होता है ना इकोनॉमिक का जो प्रॉस्पेक्टिव है कि जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अभी 3 ट्रिलियन, अभी 3.4 आया है ट्रिलियन डॉलर ना, उसमें 2 पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। पर कैपिटा इनकम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है टोटल नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम में इंडिया ने कितना ग्रोथ किया, पहली चीज़ आप ये देखिए। अब आप ये मत कहिए कि इकोनॉमी अरे हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप ये भी देखिए ना इनकम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो आप पहले तो इक्वलिटी देने में फेल हो गए। डेमोक्रेसी का पहला रूल था कि हमको इक्वलिटी देना है, इक्वलिटी मिली नहीं। अब कोविड पैंडेमिक के दौरान स्थिति ये है कि सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब थे उनके पास से जॉब चली गई और अनऑर्गेनाइज सेक्टर 60% श्रिंक कर गया। मतलब जो रूरल इकोनॉमी, छोटे कारखाने खत्म हो गए। तो अब इनइक्वलिटी इतनी बढ़ गई सोसाइटी में। सोशल प्रॉस्पेक्टिव से तो पहले से ही थी, अब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी वो हो गया। तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे? अब अगर आप जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये इनइक्वलिटी जो है और बढ़ती चली जाएगी, अनइक्वलिटी, सॉरी। और देखिए अब देखिए कि अराजकता भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे अगर इकोनॉमी सही खाली होगा युवा तो क्या करेगा फिर, वहीं इधर उधर काम करेगा। सिचुएशन क्या है कि अगर आप पीएचडी होल्डर से यहाँ पे घूम जाइए, आपको ऐसे पीएचडी होल्डर्स मिल जाएंगे जो अभी जॉब के लिए फाइट कर रहे हैं। पीएचडी जैसी डिग्री लेकर अगर आप जॉब ग्रुप डी फॉर्म भर के एग्जाम दे रहे हैं पीएचडी के होल्डर। तो अब देखिए देश सुरक्षा से पढ़े हुए। यस देखिए बीएचयू से पढ़े हुए नहीं, 4.5 लाख हर साल पीएचडी इंडिया जनरेट करता है। कितने इंजीनियर्स जनरेट करता है। किसी के पास जॉब है, हाई क्वालिटी जॉब। अगर आप बीएचडी करके निकलोगे ना तो आप कभी 12,000, 14,000 या 30,000 पे काम करने को रेडी नहीं हो, क्योंकि आप डॉक्टरेट हो। एक वैल्यू होती है डिग्री की। अगर आप इंटर पास करके ग्रुप डी ज्वाइन करो और आप पीएचडी करके ग्रुप डी ज्वाइन करो, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप पूरी लाइफ अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड ही नहीं रह पाओगे कि हमने इतनी पढ़ाई क्यों। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द डिग्री, क्या हुआ जो हमने 10 साल दिया। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप जॉब जनरेट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप भले कहिए कि हमारा जो बॉर्डर एरिया है बहुत सुरक्षित है, बट आप इंटरनल डिस्टर्बेंस को अपने आप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जॉब्स नहीं है। लोग एक टाइम पे लोग एग्रेसिव हो जाएंगे। कोविड-19 में तो कुछ न्यूज़ आई थी कि कुछ बहुत अच्छे जॉब करने वाले भी चोरी पे आ गए थे। तो वो एक सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ बताइए। जो एनटीपीसी में जो धांधली हुई थी, मैं इस सरकार से इतना मतलब नाराज़ हूँ मैं इस बीजेपी सरकार से। जो एनटीपीसी में उन्होंने क्या किया था, जो भाई फैक्ट है। देखिए मैं किसी राजनीतिक तत्व पर बात नहीं करेंगे, हम छात्र हैं और हमारे लिए जो भी सरकार बने छात्रों के हित के बारे में सोचे। मैं मुझे उनका लगाव थोड़ी है बीजेपी से या सपा से, या सपा हमारे परिवार का हमारा सदस्य थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम वही सरकार चाहेंगे जो हमारे हित के बारे में सोचे। एनटीपीसी में क्या होता है कि आप उम्र की मांग करते हैं, उम्र चाहिए मस्ट है, उसके बाद आप एग्ज़ाम बच्चे देते हैं 8 घंटा पढ़ के, उसके बाद आप बोल देते हैं कि डबल एग्ज़ाम होगा। व्हाट इज़ दिस?
हाँ, ये कोई मतलब वो नहीं है ना। फिर इस मामले में निर्धारित प्रक्रिया नहीं है जॉब का कि आपको इतना दिन के बाद एग्ज़ाम देना है, इसके बाद आपको ये जॉब मिलेगी। अब मान लीजिए कोई चुनावी प्रक्रिया में कोई बाधा आई तो रातों रात सुनवाई होकर उसको टाल दिया जाता है। लेकिन कोई बंदा अभी 2014 की वैकेंसी में सेलेक्टेड हूँ, अभी तक जॉबलेस हूँ। यहाँ से 19 में सेलेक्टेड हूँ, रेलवे में भी सेलेक्टेड हूँ, लेकिन हम लोग सब सेलेक्टेड हैं बट जॉब। हाँ, आप लोग सब सिलेक्टेड हैं? 2019 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 2022 चल रहा है, ठीक है। और कब ज्वाइनिंग होगा? 8 महीने ज्वाइनिंग में लेता है, ठीक है। 2023 में हमको जॉब मिलेगा, 2019 का कोई मतलब है? बताइए। ये इस डिले के पीछे क्या वजह मानते हैं आप लोग? रीज़न हम बता रहे हैं। पहली बात तो जो है, ये एक एजेंसी है SSC, ठीक है। ढंग का पेपर नहीं बना सकते हैं, फिर लड़के केस कर देते हैं। अब केस के चक्कर में खिंचता रहता है। अच्छा नहीं, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग DOPT कहते हैं उसको, वो IS से लेकर के जो ग्रुप A और ग्रुप B ग्रुप C सेंट्रल गवर्नमेंट में जितनी जॉब होती है उनको रेगुलेटर DOPT होता है। उसके आप रूल ऑफ रेगुलेशन पे जाएंगे तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई है, कोई भी वैकेंसी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जनरेट करती है उसको 6 महीने के अंदर खत्म कर देना है, कंप्लीट कर देना है। उसका पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए। ज्वाइनिंग में भले डिले हो सकता है, इवन UPSC देखेंगे वो 6 महीने के अंदर अपना एग्जाम कंप्लीट कराती है। कंप्लीट करता है, वो एक ऐसी संस्था है जो क्योंकि वो टाइम से काम, बिल्कुल DOPT के रेगुलेशन को फॉलो करती है। SSC का आप देख लेंगे ना, कैलेंडर उठाए देखेंगे, 2019 दिसंबर 2019 में फॉर्म आया था और अभी 2021 खत्म हो गए। 2 साल 2 महीने, आई थिंक 3 साल 2 महीने पार निकलने वाले हैं। 3 साल बाद लोग को ज्वाइनिंग मिल रही है, तो 2 साल और रिजल्ट। एक और कमी, वेटिंग लिस्ट अलग से नहीं निकालते, वो लड़के बार बार रिपीट होते जाते हैं। हाँ, तो दूसरा भी मुद्दा इनका गंदा है। जैसे बता रहे हैं कि अभी तो देखिए, हम फिर एक बात आपको बता रहे हैं कि हमारा कोई किसी से ताल्लुकात नहीं है, हम छात्र हैं, हम BHU की बात करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि जो मालवीय जी की बगिया है, आप सत्ता अगर आपकी सत्ता बन जाती है, जो ये विरासत है ना, इसको कोई संभाल के नहीं रखा है। आप अपने कैमरामैन को दिखा लीजिए, तमाम कूड़े यहाँ पड़े हुए हैं। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ काशी सुंदर काशी। दूसरा, मोदी जी योगी जी जब आए थे तो उन्होंने 70 लाख रोजगार देने का वादा किया। सर आप 7 लाख रोजगार हमको दिखा दीजिए जो उन्होंने दिया हो। मतलब एक शिक्षा ही नहीं महाराज, वो हर एक कैटेगरी में थोड़ा सा डाउन हुए हैं। हाँ, उन्होंने धर्म के नाम पे अच्छा काम किया है, इसका मैं मतलब 100 में 100 वोट देता हूँ। उन्होंने धर्म के मामले में बहुत अच्छा काम किया है। काशी कॉरिडोर हिंदुत्व को जगाया है। यस हाँ, कॉरिडोर हो गया। गाड़ियों को समर्थन देते हैं, हिंदुत्व को जगाए हैं ये। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हैं वो जमानत पर रिहा हो जाते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर जमानत पर रिहा हैं। अभी हरियाणा का हम देख लें तो राम रहीम, जो कि वो घोषित बलात्कारी हैं, राम रहीम, जिसको कि ऐसा नहीं कि वो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसे पेरोल पर रिहा किया जाता है, Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। ये कैसी सरकार है? इसको वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप क्या कहेंगे? ये 5 साल जो योगी जी के निकले, 5 साल बिल्कुल मतलब फेल रहे हैं योगी जी। किसी भी फ्रंट पे हम देख लें तो लोग कहते हैं सुरक्षा के मामले में बहुत बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश। उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि गोरखपुर की वो घटना याद करें जब एक व्यापारी को होटल के अंदर घुस के पुलिस ने मार दिया था। टेनी जो इस समय लखीमपुर की जो घटना है, वहाँ किसानों को कुचल कर चला जाता है उनका पुत्र, और उनके पुत्र को बाद में बेल भी मिल जाती है। यह मतलब सुरक्षा में भी फेल हुए हैं। सुरक्षा में भी फेल हुए हैं और रोजगार में तो बुरी तरीके से फेल हुए हैं, क्योंकि 5 साल में एक भी वैकेंसी ये नहीं भर पाए। 2016 में SI की वैकेंसी आई, वो आज तक रिज़ल्ट निकल गया है, लेकिन लड़कों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक। सर 2019 की बात करें तो हम धीरज तिवारी, मेरा ये दुकान है सर विश्वनाथ मंदिर के पास, मैंने 300 वोट दिलवाए थे बीजेपी को। अच्छा, 300 वोट मैंने गांव घूम के दिलवाया था बीजेपी को। मैं जीता जागता सबूत मेरे भैया बैठे हुए हैं, जाके पूछ सकते हैं। छात्र हैं यहीं के लिए? जी सर, मैं छात्र हूँ BHU का। इस वजह से कि चलो भाई, देश का कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो छात्रों के हित के बारे में सोचता है और 5 सितंबर टीचर्स डे को छात्रों से रूबरू होता है। इस वजह से उन्होंने मेरे मतलब हम क्या कई करोड़ जनता पर राज किया, लेकिन ये जनता को गुमराह करने का काम किए। जिस छात्रों के हित के बारे में सोचते थे उसी छात्रों को उन्होंने गिराया। आप मंदिर बनवाए, मैं अभी भी उनका समर्थन करता हूँ। आप एक रोजगार कर दिए थे, कोई फैक्ट्री बनवा देते, 1000-2000 रोजगार मिलता, लोग आपकी पूजा करते। मंदिर बनने से खुश हैं लोग, मंदिर बनने से बहुत खुश हैं लोग। अच्छा, ये मंदिर की बात करते चले, आपकी बात, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं आप। आज से 1 साल पहले मंदिर में जाते तो छोटे छोटे कई ठो मंदिर थे, कई ठो ब्राह्मणों का पेट पलता था उस पर। उन्होंने उस मंदिर को तोड़वाया, कॉरिडोर बनवा। मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी पक्ष रख रहा हूँ सर, मैं बच्चा हूँ, अगर मैं गलत बोलूँगा अभी तो आप हमको समझा सकते थे। उन तमाम मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, उन ब्राह्मण के पेटों पर लात मारने का काम किया और वो मंदिर बनवाया तो किसको किए? लीज पे किसको रख दिए? ब्रिटेन को रख दिए। तो सर कहीं ना कहीं हर चीज़ में वो
गलत कर रहे हैं जनता के साथ मोदी जी। और मैं अब शब्दों का यूज़ नहीं करूँगा, वो हमारे आदरणीय हैं। मोदी जी मंदिर बना रहे हैं, या फिर अभी अयोध्या में बनने वाला है मंदिर, काशी कॉरिडोर, अभी ये काशी ऐसा नहीं, मथुरा बाकी है, और कई सारे मंदिर। स्लोगन है ये। स्लोगन है या कुछ भी है, वो इस तरह से हिंदुत्व की भावना को भड़काते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जनता जो ये नारा लगाते हैं ना सर कि हर हर मोदी मर जाए विरोधी, ये उनको आपके चैनल के मैं समझाना चाहता हूँ कि ये आप मतभेद करिए, मनभेद नहीं। सीधी सी बात। सियासत बदल गई है पहले से, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष होते थे वो एक दूसरे का सम्मान करते थे, अब आप कह रहे हैं कि मारने कूटने की बात होती है। आज के हित में सर ये होता है कि वो सपा वाले हैं तो भाजपा वाले खड़े हैं तो बस मर जाए विरोधी जज। अरे क्या है सर, मोदी जी जब से आए तब से उन्होंने मोदी या फिर पूरा जो ये इनका गुजराती गैंग नहीं, गुजरात के लोग हैं ये लोग विरोधी लोगों को, नहीं देखिए शब्दों पे लगाम रखिए। अमित शाह, राजनाथ सिंह हो, ये सब लोग ये दूसरों को देशद्रोही कहना शुरू कर दिए। ये कैसे सही है? जब आप बताइए। बाकी गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात में काफ़ी रोजगार भी है, क्योंकि गुजरात का हाँ, गुजरात के अलावा कहाँ रोजगार जानना चाह रहे हैं? गुजरात देखिए, वहाँ पे देख लीजिए नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे तो रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, प्राइवेट में दे रहे हैं, देखिए रोजगार दे रहे हैं कि नहीं मोदी जी। एक मिनट एयरपोर्ट बन रहा है। मेडिकल कॉलेज कौन सर? एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, एक भी दंगा बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कोई हुआ हो, बताएंगे आप सब, बताइए। बन रहा है, एम्स बन रहा है गोरखपुर में, वहाँ पे तो रोजगार जाएगा। जवाब आपकी बात का जवाब ले लेते हैं भाई से। उन्होंने कहा ना ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, वो बन किसके रहा है? पब्लिक प्रॉपर्टी पे, और वो दिया किसको जाएगा? अडानी को। तो मतलब अभी इंडिया में 100 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल नहीं है सिर्फ एयरपोर्ट्स हैं, उसमें से कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स अडानी करती है। 8 पोर्ट्स का कंट्रोल अडानी चलाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इतनी डिसेबल हो गई है कि वो पोर्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रही है। ये तो बड़ी शर्म की बात है ना, बहुत शर्म की बात है कि पीएसयूज, हमारे पास गवर्नेंस की दिक्कत है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, वर्ल्ड इंडिया के बेस्ट दिमाग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और आप पोर्ट रन नहीं कर पा रहे हो, कितनी शर्म की बात है ना। बताइए। बात करें, मैं खुद में काम कर चुका हूँ एयरपोर्ट पे। क्या नाम है आपका? शुभम जायसवाल नाम है। छात्र हैं यहाँ के? नहीं छात्र नहीं हूँ मैं, एक्चुअली मैं बिजनेस करता हूँ, और मैं पहले जॉब में कर चुका हूँ एयर इंडिया में, एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो कौन से साल में? साल 2016 से 2020 में मैं छोड़ा हूँ। क्यों छोड़ दी नौकरी? वो लॉकडाउन के कारण मुझे निकाल दिया गया था। देखिए वो बात अलग है, वो इलिजिबल नहीं है, वो नहीं बोल। मोदी जी को एक टाइट व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए थी कि लॉकडाउन हो गया, कंपनियों को इतना शिकंजा उन पे कसना चाहिए था कि भाई कोई युवक की तुम नौकरी नहीं निकाल सकते हो, हालात खराब है, हम उसको मैनेज करेंगे। ऐसा कर सकते थे क्या? ऐसा वो कर सकते थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी नौकरी। क्या कारण रहा होगा? देखिए हर चीज़ में अगर मैं मानता हूं कि सरकार है, तो मैं ये भी मानता हूं हमारे बड़े भैया आदरणीय हैं, जब आप, क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया कि सीनियरों की इज्जत करनी चाहिए। हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं, मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता, और देश को चलाने के लिए एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं अगर उनकी बुराई भी करता हूं तो उनकी तहे दिल से इज्जत भी करता हूं। कैसे बढ़िया, कैसे क्वालिटी बताइए। बढ़िया क्वेश्चन किया सर। कैसे सर, आज से अगर हम 2014 के पहले जाएं तो तमाम तरह की आलोचनाएं होते थे कि राम मंदिर बनेगा तो गृह युद्ध हो जाएगा। ये एक चींटी नहीं मरी सर, दबंगई नहीं कह सकते हैं, इसको प्यार कह सकते हैं। ये मोदी का दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता सर, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, समझ गए आप। 70 साल लग गए। अरे यार, कोई हमारा घर में रहता है, हमारा रोटी खाता है, और हमारी रोटी खा के आप बुराई करेंगे और हमारे घर में जिंदा रहेंगे, फाड़ दिए जाएंगे आप। अगर आप 1947 की बात करते हैं तो हमारे यहाँ से एक ट्रेन चलती थी सर, समझौता एक्सप्रेस। हमारा कौन सा घर और कौन लोग फाड़े जाएंगे, ये थोड़ा समझा दीजिए। क्या? कौन सा घर आपका और कौन लोग फाड़े जाएंगे, ये बता दीजिए। उन लोग फाड़े जाएंगे जो भारत में रह के भारत की बुराई करते हैं। कौन है वो लोग? कोई भी हो सकते हैं। अभी अब पर्टिकुलरली भारत, आप हमले कैसे हो रहे हैं ये बताइए। अगर देश क्या जो मोदी के अगेंस्ट बोलेगा वही ना, जो मोदी के अगेंस्ट बोलेगा वही ना, उसी की बात कर। मोदी के अगेंस्ट? अरे फिर वही बात। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मनभेद मत करिए महाराज, मतभेद करिए। इनका काउंटर बड़ा सीधा सा। देखिए, अगर आप किसी कंट्री में है ना, अगर आप किसी के, ऐसे हमारे जो टीचर्स हैं वो बच्चों की गलतियां बताते हैं, उसी तरह एक प्राइम मिनिस्टर के लिए जो बच्चा है ना वो वहाँ की जनता है। अगर किसी प्राइम मिनिस्टर में कोई वहाँ की जनता का उसमें कुछ कमियां बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनका पुरजोर विरोध कर रही है। एजुकेशन, आप गांव के स्कूल में घूम लीजिए, मेरा पूरा परिवार शिक्षा विभाग में है, एक स्कूल में 2-2 टीचर हैं और स्ट्रेंथ 300 कुछ स्कूलों में है और कुछ में 50 भी नहीं है। इसका मतलब वहाँ पे आउटपुट जीरो आ रहा है। स्टेट वहाँ पे 18,500 करोड़ रुपए एजुकेशन खर्च कर रही, तो वहाँ से आउटपुट क्या निकल रहा है? कक्षा 8 पास करने वाला बच्चा 20 का पहाड़ा नहीं सुना पा रहा है, ये आउटपुट है हमारे एजुकेशन का। ये ठीक करें,
नहीं नहीं भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार तीनों में मैं तो खुलेआम बोला हूँ कि फेल हुआ है। सरकार में बच्चों फेल। नहीं होता और ये भैया यार तो चीजें वही है ना भाई वो शिक्षा के सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए अगर आप 5 साल, देखिए एक आम आदमी पार्टी सरकार थी ना, उसने चैलेंज किया कि मैं 5 साल में एजुकेशन रिफॉर्म कर दूंगा, उसने करके दिखाया। आप चैलेंज करिए, आपके पास 5 लाख करोड़ का बजट है यूपी में, आप हेल्थ एजुकेशन ट्रांसपोर्ट बेस्ट करिए। देखिए एक चीज़ में मैं योगी सरकार की तारीफ भी करूंगा, उसने यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। स्टेट डिपार्टमेंट, स्टेट हाईवे उसने अच्छे किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटा भाई भी हूँ, गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, मोदी के अलावा अगर कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो देश संभाल सकता है भैया, मेरा क्वेश्चन है, अब इसका जवाब दे दीजिए। ले लीजिए इनका एकदम ये दे रहे हैं लीजिए पाकिस्तान चाइना। सुनिए एक बात, हमारी बात सुन लीजिए एक सेकंड। मोदी एज ए पीएम और एज ए सीएम अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये कहते हैं रेलवे, मतलब पीएम बनने के बाद भी बोले कि रेलवे से हमारा जीवन सफल हुआ है, रेलवे कभी नहीं बेचेंगे, रेलवे बेच दिए। कहाँ बेचे? सुनो यार, मोदी जब सीएम थे तो कुछ भी मामला होता था, नहीं भी होता था तो तुरंत आ जाते थे, चाइना के अगेंस्ट बोलने लगते थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने लगते थे, उस सही चीज़ थी। वो जब पीएम बने तो अब क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? भाई जुबान पे लगाम लगाओ। क्या? नहीं बेचने वाला काम नहीं, क्योंकि अग्रेसिवली मैं समझा रहा हूँ, आपका भाई है, क्लासमेट अपना, बेचने वाला काम नहीं होता। अच्छा। किसी भी सरकार संपत्ति को बेच नहीं, लीज बोलो, बेचने वाला काम नहीं। तो मतलब भाड़े पर देना होगा ना। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप आप एक बात बताइए, एक दान देना और एक आप बोलते हैं कि मैंने उसको वो किया, डोनेट किया, अरे चाहे प्यार संबंधी। इतना सिंप्लीफाई मत कीजिए, मतलब ये दे रहे हैं, इनका जवाब दे रहे हैं, दीजिए। डिसइन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है, वहाँ प्राइवेट कंपनियों को संपत्तियाँ बेची जाती हैं। अच्छा, आप बिना पैसे का ट्रेन में जाते हैं, आए मोदी सरकार की बात है, अब अपनी गलती नहीं देते हैं। अब एक बात वो बताइए, सरकार का फेलियर मोदी को किस लिए लाया गया था? 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, वो 15-15 लाख देने की बात किए थे। इसके अतिरिक्त जब सिस्टम हमारा जो चल ही रहा था, अगर फ्री में टिकट में लोग जा रहे हैं, स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं है, रोजगार बेरोजगारी है, चाइना उधर से हमला ही कर दे रहा, तो इनको क्यों लाया गया था कि ये उन सब चीज़ों को सुधार करें? तो सुधार करने की बजाय कहते हैं कि हम उसको ये क्या बोलते हैं, विनिवेश करेंगे। 2024 तक भारत 5 ट्रिलियन बनना था, अभी 27 में चला गया, और लिख के लिए 27 तक नहीं बनेगा, 2047 हो जाएगा। दीजिए भाई। आपने जीडीपी की बात करी है भैया, ये बताइए कि 2004 से लेकर 2010 तक कोई ऐसा महामारी आया था क्या? इतनी बड़ी महामारी। एक सेकंड, नहीं भैया एक सेकंड सुनिए, अब हमारी बात सुन तो लीजिए भैया। आपने जीडीपी गिरने की बात करी है, क्यों जीडीपी नहीं गिरेगी भैया? बताइए, आर्थिक व्यवस्था, मतलब इतना बड़ा कोरोना महामारी हो गया, हर चीज़ रेलवे से लेके एयरपोर्ट से लेके हर सरकारी दफ्तर बंद हो गया, जीडीपी गिरेगी नहीं तो उठेगी कैसे? और उनका एक बखान आपको बता दें भैया, 70 साल कांग्रेस ने राज किया। आप 7-8 के सिलेबस में चले जाइएगा, क्लास 6, 7, 8 के सिलेबस में हिस्ट्री SST एक नाम का चैप्टर है, वहाँ पे साला बाबर अकबर हुमायूं भरता गया। कभी हम खाली देश आज़ाद करने बाबा अकबर हुमायूं का ही हाथ है, लेकिन मोदी जी आए 2017 में, क्लास 6 के सिलेबस देख लीजिए भैया, पत्रकार है, क्लास 6 के सिलेबस में उन्होंने एक महाभारत नाम का एक चैप्टर निकाला है धर्म के नाम पे। आप गजब, देश पर भी चैप्टर जोड़ेंगे, सावरकर के नाम पर भी चैप्टर जोड़ेंगे। सावरकर जो माफी वीर 6 बार माफीनामा भेजता है अंग्रेज सरकार को, अब सावरकर के नाम का चैप्टर जुड़ेगा। RSS जिस पर कि 3 बार बैन लग चुका है, गांधी की हत्या के बाद, आपातकाल के समय और फिर राम मंदिर गिराने के बाद, तो अब RSS का चैप्टर जुड़ेगा। वो भी चैप्टर जुड़े। सुनिए, अभी BHU का लाइब्रेरी में देखिए, सेंट्रल लाइब्रेरी की बात नहीं करेंगे, जो फैकल्टी की लाइब्रेरी है उसमें ऐसे तो ये लोग बोल देंगे कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है। अब इतनी मोटी मोटी किताबें सावरकर पर, मतलब संघ पर ऐसी महंगी किताबें भरी जा रही हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, किसका इतिहास पढ़ाएंगे, अब ये तो खुद ही यही जान। एक मिनट, बड़ी गजब, मतलब हमारा देश ना सब आगे देखते हैं, हमारा देश पीछे देखता है। अच्छा, महाभारत लोगों ने पढ़ी, सीखा कुछ नहीं, है ना? मतलब आप देखो, अभी ये BHU है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, 70 साल पढ़ा है, बिल्कुल बता रहे हैं ना, सबका आंसर देते हैं, रुक जाओ। अटल बिहारी भी आए थे। अटल बिहारी को छोड़िए, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 70 साल राज किया। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आई थी, 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आई थी। उन्होंने एक फाउंडेशन की कि हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कुछ वहाँ के जो अच्छी यूनिवर्सिटी उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इन्होंने 10 साल में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया, एक्सेप्ट लद्दाख सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अभी 750 करोड़ के बजट पर एक्ट पास हुई है। मतलब एजुकेशन पे इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। लास्ट ईयर का बजट उठा के देखिएगा, उससे अभी 2019 की तुलना में मात्र 2000 करोड़ रुपए का बजट उठाया। BHU सर्वाइव कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है रन करने के लिए। लाइब्रेरी में चेयर्स टूटी हुई हैं, हम लोग रोज एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस स्ट्रेंथ BHU की, सुनिए, BHU बढ़ गई है, फीस बढ़ गया। अभी फीस बढ़ा, हम 4th सेमेस्टर में हैं। परसों दिन पेमेंट का लिंक वो एक्टिवेट हुआ है, 325 रुपया लगना चाहिए था, हमेशा से लगता आया है 4th सेमेस्टर में।
अभी एकाएक 725 रुपया हो गया। हमने जब पूछा, डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया ना, 325 दूनी 650 होता है। हम लोग तो 325 ही दिए हैं। मैं तो किया हूँ, अब आप कहाँ से, हम आपका क्या पेमेंट कर। और इन्होंने क्या किया, सावरकर की बात की। सावरकर माने तेज, ठीक है, सुन लीजिए, सावरकर के बारे में सावरकर की बात की। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो गलत है। ये अफजल गुरु को वो फांसी रुकवाते हैं, वो ठीक है, वो अरे बाबा वो ठीक है, यहाँ एजुकेशन और नौकरियों की बात चल रही है। गलत है, हाँ? किसी के लिए गलत है, तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, इनके लिए गलत। ऐसा मत बोलिए, आदमी का अपना मत कीजिए। एक मिनट, बड़ी गजब, मतलब हमारा देश ना सब आगे देखते हैं, हमारा देश पीछे देखता है। अच्छा, महाभारत लोगों ने पढ़ी, सीखा कुछ नहीं, है ना। मतलब आप देखो, अभी ये बीएचयू है, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, 70 साल पढ़ा है, बिल्कुल बता रहे हैं ना, सबका आंसर देते हैं, रुक जाओ। अटल बिहारी भी आए थे। अटल बिहारी को छोड़िए, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 70 साल राजकिया किया। 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आई थी, 2009 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट आई थी। उन्होंने एक फाउंडेशन की कि हर स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। कुछ वहाँ के जो अच्छी यूनिवर्सिटी उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इन्होंने 10 साल में कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन किया, एक्सेप्ट लद्दाख सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अभी 750 करोड़ के बजट पर एक्ट पास हुई है। मतलब एजुकेशन पे इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। लास्ट ईयर का बजट उठा के देखिएगा, उससे अभी 2019 की तुलना में मात्र 2000 करोड़ रुपए का बजट उठाया। बीएचयू सर्वाइव कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है रन करने के लिए। लाइब्रेरी में चेयर्स टूटी हुई हैं, हम लोग रोज एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस स्ट्रेंथ बीएचयू की, सुनिए, बीएचयू बढ़ गई है, फीस बढ़ गया, फीस बढ़ गया। अभी फीस बढ़ा, हम 4th सेमेस्टर में हैं। परसों दिन पेमेंट का लिंक वो एक्टिवेट हुआ है। 325 रुपया लगना चाहिए था, हमेशा से लगता आया है 4th सेमेस्टर में। अभी एकाएक 725 रुपया हो गया। हमने जब पूछा, डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया ना, 325 दूनी 650 होता है। हम लोग तो 325 ही दिए हैं। मैं तो किया हूँ, अब आप कहाँ से, हम आपका क्या पेमेंट कर। और इन्होंने क्या किया, सावरकर की बात की। सावरकर माने तेज, ठीक है, सुन लीजिए, सावरकर के बारे में सावरकर की बात की। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं, अपने राष्ट्र की बात करते हैं तो गलत है। ये अफजल गुरु को वो फांसी रुकवाते हैं, वो ठीक है, वो अरे बाबा वो ठीक है, यहाँ एजुकेशन और नौकरियों की बात चल रही है। गलत है, किसी के लिए गलत है, तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, इनके लिए गलत। ऐसा मत बोलिए, आदमी का अपना मत कीजिए। सावरकर देश के कैसे, सावरकर 1900 प्रकार से क्या गलत है? सावरकर जब जेल से रिहा हुए, उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, इनसे पूछे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्या किया। कह रहे हैं कि माफी क्यों मांगी, क्या है, सावरकर ने राष्ट्र आंदोलन, क्या कहते हैं उसके, स्वाधीनता आंदोलन में सब वो किया था। जेल में कौन था, सावरकर बंद था, ठीक है। अब जवाब ले लो भाई साहब से, ये सबसे ज्यादा समझदार है। बता रहे हैं क्यों हुई थी, ये पता चल जाएगा इनको। बताइए, 1924 उठा के देखना टाइमलाइन। अंग्रेजों ने, देखिए, अंग्रेजों के अगेंस्ट सावरकर का 20 से 24 का मूवमेंट जाके पढ़ो अभी अच्छे से। उसमें क्या हुआ, 2023 में सावरकर को अंग्रेजों ने पकड़ा, इतना पीटा, हालत खराब हो गई। उन्होंने फिर एग्रीमेंट साइन किया अंग्रेजों से कि मैं आपके अगेंस्ट कोई काम नहीं करूंगा। पहले पूरी बात सुनो। 1924 ने एग्रीमेंट किया कि मैं आपके अगेंस्ट कोई भी आंदोलन नहीं करूंगा। और 1924 में उन्होंने आइडियोलॉजी दी हिंदुज़म की। क्यों? क्योंकि वो जब इंडिया फाइट कर रहा है अंग्रेजों के अगेंस्ट, वो एक नई आइडियोलॉजी लेके चले हिंदुज़म की, ताकि वो एक स्पेशल जोन क्रिएट कर सकें, एक स्पेशल फील कर सकें स्पेस, जो हिंदुज़म का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि तो अभी देखो, सारी इंडस्ट्री, सारा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बारे में सोच रहा है। हम लोग वीर सावरकर और गांधी कैसे थे इसके बारे में, कितना फुलिश क्वेश्चन, कितना क्या, मतलब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चाहिए कि बेस्ट काम करें। यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एक बार विजिट कर लीजिए, वर्ल्ड। और अभी बीएचयू के रैंक लोग कह रहे हैं ना कि हम लोगों ने बहुत, रामायण यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, साइंस, टेक, क्लाइमेट चेंज पे यार यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। रामायण पे रिसर्च करोगे, रामायण ने हमें ना सिर्फ कल्चरल हेरिटेज, हमको उससे सीखना चाहिए एथिक्स, राम कैसे थे, लक्ष्मण कैसे थे। उन्होंने एक हमें सोसाइटी दी, कैसा होना चाहिए समाज। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम्स है उससे उसका समाधान नहीं निकलने वाला। 2022 है, यूपी इलेक्शन चल रहा है 2022। अब किसे चाहते हैं आप लोग? सर, जो अच्छा काम करेगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ 5 साल में, क्या बता रहे थे भाई साहब? जी, वो भैया बिल्कुल सही कर रहे हैं। 5 साल में 3-4 मुद्दों पे बीजेपी एकदम फेल रही है। उसके बावजूद योगी जाएंगे? नहीं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बने और देश के हित, राज्य के हित और छात्रों के हित के बारे में सोचे। बस हम लोग। बहुत बढ़िया। ये बीएचयू के छात्र थे, आपने इनको सुना। मेरा नाम शाकिर सैफी है, आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। नमस्कार।